हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जैकपॉइंट। मैं वीरेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्टडी जैकपॉइंट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, जो आपकी स्टडी है अच्छी होगी, बेहतरीन होगी। आइए हम आज शुरू करते हैं साइंस। और साइंस का जो हमने लास्ट क्लास में टॉपिक किया था, डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, अच्छे से किया है कि डीएनए कितने प्रकार का होता है, कैसे खोज हुई, कैसे दिखाई देता है, इसका क्या कार्य है, डीएनए से डीएनए कैसे बनता है, आरएनए डीएनए में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, बिल्कुल अच्छे से किया। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है वो क्लास देखिए, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर डायरेक्ट डीएनए आरएनए से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम है, आपका एसएससी का हो या रेलवे को, सभी प्रकार के एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आज हम डीएनए और आरएनए से संबंधित एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चनों की करेंगे हम आज प्रैक्टिस। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, डीएनए का पूरा नाम क्या है। पहले ये बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलता था, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए की बात करें तो राइबोन्यूक्लिक एसिड, उसमें डीऑक्सी काट दिया जाता है। अब डीएनए की खोज किसने की थी? फ्रेडरिच मेस्टर ने की थी। किसने की थी? इन्होंने सबसे पहले डीएनए को देखा था। उसके बाद डबल हेलिक्स संरचना किसने देखी थी? वो वाटसन क्रिक ने देखी थी। कैसे देखी थी? वो चित्र लिया गया था एक्सरे रेज गुजारने के बाद, उसका चित्र के बाद उसका क्या व्याख्या अच्छे से क्या इसका वर्णन, उसकी स्टडी करके एक्सप्लेन किया था। डीएनए का मुख्य रूप कहाँ पाया जाता है? तो डीएनए मुख्य कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में। देखो मैंने बताया था डीएनए पे जीन होते हैं, डीएनए कहाँ होता है? क्रोमोजोम। क्रोमोजोम कहाँ होते हैं? केंद्रक में होते हैं, इसलिए क्या है? न्यूक्लियस। उसके बाद बात करते हैं डीएनए का कार्य क्या है। डीएनए का कार्य क्या है? जेनेटिक, जो आनुवंशिक पदार्थ होते हैं उनको संग्रह करके रखता है, स्टोर करके रखता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को। तो उसके बाद हम बात करते हैं डीएनए कितनी स्ट्रैंड होती है। डीएनए की दो कितनी होती है? डबल स्ट्रैंड होती हैं। डीएनए कितनी स्ट्रैंड? डबल स्ट्रैंड। जैसे ये है, ठीक है, तो ये क्या है? डबल स्ट्रैंड। और ये स्ट्रैंड किसकी बनी होती है? शुगर की। और किसकी बनी होती है? फॉस्फेट की। और बीच में ये जो क्या होती हैं? ज्वाइंट होते हैं, वो क्या होते हैं? आपके नाइट्रोजन बेस होते हैं। और एक इसकी छोटी सी इकाई न्यूक्लियोटाइड होती है, जो शुगर, फॉस्फेट और प्लस नाइट्रोजन बेस से मिलकर बनती है, वो एक यूनिट कहलाती है। क्लियर है? उसके बाद देखो ओजाकी फ्रैगमेंट कहाँ बनते हैं। तो मैंने बताया था जब भी वो रेप्लिकेशन फोर्क में डीएनए से डीएनए बनता है तो सबसे पहले वो अलग होते हैं। अलग होने से, जैसे ये डीएनए है, डीएनए में से एक और ये अलग, तो ये लीडिंग होगी या क्या होगी? लैजिंग होगी। अब देखो फ्रैगमेंट किस में बनेगा? लीडिंग तो क्या, इसके अपोजिट उसी दिशा में कंटिन्यू डीएनए बनाता जाएगा, 5 से 3। और ये क्या है? 5 3, ये भी 5 से 3 इस साइड। और ये इसकी अपोजिट दिशा में टुकड़ों में बनाएगा, तो हमेशा लैजिंग में बनेगा। अच्छे से मैंने आपको क्लास में करवा रखा है, बिल्कुल डिटेल में। उसके बाद देखो रेप्लिकेशन फोर्क का आकार कैसा होता है? वाई आकार का होता है। जैसे डीएनए ओपन होगा तो वो डीएनए जैसे ये ओपन होगा, ठीक है, तो ये क्या है? यहाँ पे वाई आकार का क्या होगा। और इसको जो खोलता है वो कौन खोलता है? हेलिकेस इंजाइम खोलता है इसको। कौन खोलता है? इंजाइम। और जो लैजिंग में, जो फ्रैगमेंट में टुकड़ों में डीएनए बनता है उनको जोड़ता है, तो वो कौन जोड़ता है? खोलने वाला भी इंजाइम होता है, हेलिकेस इंजाइम होता है। और वो डीएनए लिगेसी उसको क्या करता है? टुकड़ों को जोड़ता है। जो वो टुकड़े होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ओकाज़की फ्रैगमेंट। ओकाज़की फ्रैगमेंट। क्लियर है? उसके बाद आरएनए का पूरा नाम बताइए। आरएनए का पूरा नाम क्या है? आरएनए का नाम है राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्लियर है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। उसके बाद न्यूक्लियोटाइड किसकी संरचनात्मक इकाई है? न्यूक्लियोटाइड किसकी है? मैंने आपको बताया था न्यूक्लियोटाइड जिसमें शुगर, फास्फेट और क्या है साथ में? शुगर, फास्फेट और क्या है? नाइट्रोजन बेस। जब ये आपस में तीनों मिलते हैं, चाहे वो आरएनए चाहे आपका डीएनए, तो उसकी क्या है? ये इकाई है। क्लियर है? देखो न्यूक्लियोटाइड किन किन से मिलकर बना होता है? शुगर बेस में क्या होते हैं? ए, टी, जी, सी और एक क्या होती है? यू। आरएनए में यू होता है, तो इसमें क्या होता है? टी होता है, शुगर होता है और फॉस्फेट होता है। और हमेशा जो शुगर है, शुगर के फॉस्फेट हमेशा 5वें कार्बन से, और जो है हमेशा तीसरे कार्बन के होता है, मुक्त होता है। शुगर में 3 5 3 5, इसलिए 5 से 3 वाली हमें बोल देते हैं। ठीक है, ये अच्छे से मैंने आपको करवा रखा है।
उसके बाद न्यूक्लियोटाइड को कौन सा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन दर्शाता है, तो नाइट्रोजन बेस। तो न्यूक्लियोटाइड में जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को दर्शाता है वो क्या है, नाइट्रोजन बेस होते हैं। ये इनके पास कोड होते हैं, इनके पास जानकारी होती है। तो जो आपका ATGC होते हैं, इनके 3 कोड होते हैं। ATGC हो सकता है, TGC हो सकता है, या CGT, कुछ भी होते हैं। 3 जुड़ के कोई ना कोई एक वाक्य बनाएंगे, एक कोड बनाएंगे, और उन कोड को सिर्फ mRNA पहचान पाता है, mRNA आगे क्या कार्य करवाता है। क्लियर है। तो वो क्या होती है, इनकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। उसके बाद RNA किस शुगर से बना होता है, राइबोस से। अगर बात करें DNA किससे बना होता है, तो डीऑक्सी राइबोस से। तो इसका आंसर क्या है, A राइट होगा। DNA की बात करें तो डीऑक्सी राइबो। उसके बाद RNA में थाइमिन की जगह कौन सा बेस होता है, तो वो कौन सा होता है, यूरिसिल होता है। RNA में थाइमिन की जगह, RNA में, तो DNA किसमें होता है, थाइमिन, बट RNA में क्या होता है, यूरिसिल होता है, थाइमिन नहीं होता। क्लियर है। RNA कहाँ पाया जाता है, RNA देखो कहाँ पाया जाएगा, RNA होता है, मैंने बताया था, केंद्रक। ठीक है, केंद्रक में क्या बनेगा, RNA बनेगा। क्या बनेगा, राइबोसोमल RNA। जब ये राइबोसोमल RNA, तो वो किसको दे देगा, साइटोप्लाज्मा कोशिका द्रव्य को दे देगा। कोशिका द्रव्य क्या करेगा, राइबोसोम बनाएगा। क्या बनाएगा, राइबोसोम। और राइबोसोम क्या, फिर प्रोटीन बनाता है। ठीक है, क्या, प्रोटीन। तो ये क्या है, देखो, साइटोप्लाज्मा, न्यूक्लियस और राइबोसोम, तो क्या है, तीनों। क्लियर है। हमने बिल्कुल एक एक पॉइंट को बिल्कुल जीरो से और बिल्कुल डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन करके हमने अच्छे से वहाँ पे किया है, करवाया है। क्लियर है। अगर वो आप एक बार क्लास देख लोगे तो शायद जितने भी आपके मल्टी चॉइस क्वेश्चन है, ये आसानी से आप डायरेक्ट देखकर आंसर देख सकते हैं। अब देखो, mRNA का कार्य क्या है, DNA से मैसेज लाना। यह सीधी सी बात, DNA के पास कोई ना कोई जानकारी होती है, कोड होता है, उस कोड को क्या है, mRNA पहचानेगा, और वो जानकारी पहचान कर आगे उनको क्या करेगा, समझा देगा। तो जैसे मैंने बताया था, DNA क्या एक बुक है, तो RNA का काम क्या है, उस बुक के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है उनको समझेगा और आगे उनको आगे एक्सप्लेन करेगा, आपको ये है, ये उसके बारे में अनुवाद करेगा। क्लियर है। tRNA का कार्य क्या है, अमीनो एसिड को कहाँ, राइबोसोम तक सही मात्रा में पहुंचा देना। RNA कहाँ पाया जाता है, राइबोसोम। क्लियर है। RNA कहाँ पाया जाएगा, राइबोसोम में। बताया था ना, साइटोप्लाज्मा से कहाँ, राइबोसोम में, राइबोसोम बनते हैं। ठीक है। तो RNA सिंगल स्ट्रैंड होता है, बिल्कुल होता है RNA। ये क्या है, सिंगल स्ट्रैंड होता है, और ये आपके बेस होते हैं नाइट्रोजन, और ये जो आपकी स्ट्रैंड होती है शुगर फॉस्फेट से बनी होती है। अगर बात करें तो फिर DNA की, तो ये DNA है, डबल स्ट्रैंड। क्लियर है। उसके बाद RNA किस एंजाइम द्वारा सिंथेसिस होता है, तो RNA पॉलीमर्स द्वारा। RNA किस एंजाइम द्वारा सिंथेसिस होता है, संश्लेषण होता है, तो वो क्या है, RNA पॉलीमर्स। क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं DNA की संरचना कैसी होती है, तो वो कैसी होती है, हेलिकल होती है। मतलब जैसे DNA कैसे सीढ़ी होती है, जैसे इस प्रकार की होती है, पहले उसको डबल राइट हैंडेड क्या करते हैं, मोड़ा जाता है। तो ऐसे मोड़ा जाता है तो वो क्या, घुमावदार हेलिकल टाइप की क्या बन जाती है, शेप बन जाती है। और जितने आपके DNA है, वो DNA चाहे आपका A टाइप का हो, या B टाइप का हो, या Z टाइप का हो, जिसमें A में कितने 11, B में कितने 10, और उसमें Z में कितने 12 बेस पेयर होते हैं, वो सारे कैसे होते हैं, डबल राइट हैंडेड क्या होते हैं, राइट हैंडेड डबल हेलिक्स होते हैं। DNA में कितने प्रकार के नाइट्रोजन बेस होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, ग्वाइनिन और क्या, साइटोसिन। बट RNA की बात करें तो थाइमिन की जगह क्या हो जाएगा, यूरासिल हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं हम, चारगॉफ का नियम किससे संबंधित है, बेस पेयरिंग से संबंधित है। किससे, बेस पेयरिंग संबंधित है। A का जितनी मात्रा होगी वो T की मात्रा होगी, और जितनी J की मात्रा होगी वो किसकी होगी, C की मात्रा होगी। ठीक है। अगर ये 10 ये क्या है, प्रोटीन बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। चारगॉफ ने बताया था, मान के चलो अगर 10% किसका होगा, एडेनाइन होगा, तो 10% ही थाइमिन की मात्रा होगी। जो भी प्रोटीन होंगे उनमें मात्रा कम ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है। और जितनी इसकी होगी इतनी क्या होगी, इसकी होगी। क्लियर है। और इन दोनों को क्या बोला जाता है, प्यूरिन बोला जाता है। और इन दोनों को क्या बोला जाता है,
पायरिमिडिन बोला जाता है। क्या है? पायरिमिडिन। बट इसके अंदर टी की जगह अगर आरएनए की बात करें तो क्या होता है? यू। बट अगर पूछे क्वेश्चन के अंदर कि आपके जो पिरामिडिन है, पायरिमिडिन है, उसमें अगर डीएनए की बात करें, डीएनए में पिरामिडिन कितने होते हैं, तो फिर टीसी। अगर बात करें आरएनए तो फिर सीयू। अगर डायरेक्ट पूछा जाए कि पिरामिडिन में कितने नाइट्रोजन बेस होते हैं तो फिर 3 होते हैं, टीसीयू। और इसके अंदर प्यूरिन में हमेशा एजी। क्लियर है? अब देखो, हमें ए हमेशा किससे जुड़ा होता है? टी से जुड़ा होता है। मैंने बताया था थाइमिन से जुड़ा होगा। जी हमेशा सी से जुड़ा होगा, साइटोसाइन से जुड़ा होगा। डीएनए किस दिशा में सिंथेसिस होता है? देखो बताया था ना, डीएनए जिस टाइम डीएनए बनेगा वो क्या हमेशा 5 से 3 की तरफ बनेगा। अच्छे से मैंने क्या 5-10 मिनट में इसको समझाया हुआ है। डीएनए से कौन सा प्रकार सबसे कॉमन माना जाता है? ये बी डीएनए। और वाटसन क्रिक ने इसी के बेस पे मॉडल का एक्सप्लेन किया था। ये उनका मॉडल था, इसके बी डीएनए के बेस के आधारित था। इस पे बी डीएनए पे आधारित था, जिनकी उन्होंने क्या की थी? व्याख्या की थी। और इसमें हमेशा कितने होते हैं? 10 नाइट्रोजन बेस पेयर होते हैं। और इनके जो माइनर ग्रुप होते हैं और माइनर मेजर ग्रुप होते हैं अच्छे से क्या है? दिखाई देते हैं। और ये मानव की कोशिकाओं में क्या है? मानव सेल के अंदर पाए जाते हैं। क्लियर है? डीएनए रेप्लिकेशन में हेलिक्स एंजाइम का कार्य क्या है? ये हमेशा डीएनए को खोलता है। तो यहाँ पे जो डीएनए खुलेगा, ये जो है प्रोसेस है खुलेगा, वो कौन खोलता है? ये एंजाइम खोलता है, हेलिक्स एंजाइम। ठीक है? और जोड़ने वाला कौन हो? मैंने बताया था वो डीएनए लिगेसी है। तो डीएनए को कौन खोलता है? हेलिक्स एंजाइम। और जहाँ से फिर डीएनए बनेगी रेप्लिकेशन फोर्स, उसके बारे में बात करें। देखो डीएनए रेप्लिकेशन में प्राइम्स का कार्य क्या है? प्राइमर बनना। प्राइम्स का कार्य क्या है? प्राइम्स का कार्य क्या है? प्राइमर बनेंगे। और प्राइमर से पॉलीमर, पॉलीमर से फिर क्या आगे डीएनए बनने का प्रोसेस होता है। देखो अब रेप्लिकेशन में लिगासी का काम क्या है? जो आपका लैजिंग है जिसमें अपोजिट दिशा में 5 से 3 अपोजिट रेप्लिकेशन फोर्क की अपोजिट दिशा में क्या है? डीएनए बनेगा, स्ट्रैंड बनेगी। और वो स्ट्रैंड क्या टुकड़ों में बनेगी। और उसमें जो प्राइमर्स होते हैं उनको बार बार जितने टुकड़े होंगे उतनी बार प्राइमर्स की जरूरत पड़ती है लैजिंग में। बट लीडिंग में सिर्फ एक बार जरूरत पड़ेगी। तो उनको जोड़ता है कौन? जोड़ता है लिगासी एंजाइम जोड़ता है। और वो टुकड़े क्या कहलाते हैं? ओकेज की फ्रेगमेंट कहलाते हैं। डीएनए पॉलीमर का मुख्य कार्य क्या है? डी बेस को जोड़ना। क्या कार्य है? बेस को जोड़ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन ना एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलता है। अगर आपको ये क्वेश्चन और क्लास अच्छी लग रही है तो आप इस क्लास को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन वाले बटन पे क्लिक करें ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। आइए एग्जाम में और भी इससे संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन का परिणाम क्या है? डीएनए रेप्लिकेशन में क्या जो डीएनए खुलेगा तो उसकी जो 2 स्ट्रैंड होंगी क्या होगी? 2 स्ट्रैंड होगी। इसमें एक तो क्या है? ये नई बनेगी। तो एक क्या होगी? पुरानी होगी। तो एक नई और एक क्या होगी? पुरानी होगी। क्लियर है? और जो बनेगी एक हमेशा अपोजिट दिशा में बनती है टुकड़ों में, और एक क्या कंटिन्यू बनेगी। जो टुकड़ों बनेगी वो डिसकंटिन्यू होगी। डीएनए में कौन सा बेस आरएनए में नहीं होता? देखो डीएनए में जो नाइट्रोजन बेस है वो आरएनए में नहीं होता। तो थाइमिन आरएनए में नहीं होता। क्या होता है? यूरासिल होता है। घुमा के दे दिया ना एग्जामिनर ने। और आरएनए में कौन सा बेस होता है जो डीएनए में नहीं होता? वो कौन सा होता है? यूरासिल होता है। क्लियर है? आरएनए मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? साइटोप्लाज्मा में पाया जाता है। सबसे पहले केंद्रक में आरएनए बनेगा। और ये आरएनए कहाँ चला जाएगा? साइटोप्लाज्मा में। और वहाँ से क्या आरएनए बनता है? राइबोसोम बनाया जाता है। उसके बाद डीएनए आरएनए का मुख्य अंतर क्या है? देखो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होती है और आरएनए क्या होती है? सिंगल स्ट्रैंडेड होती है। और आरएनए क्या होती है? राइबोज। और उसमें डीएनए में क्या है? डीऑक्सी राइबोज होती है। क्लियर है? उसके बाद लीडिंग स्ट्रैंड किस प्रकार की सिंथेसिस होती है? तो लीडिंग स्ट्रैंड में कैसी होती है? कंटिन्यू होती है। और उसमें एक बार प्राइमर्स की जरूरत पड़ती है। और ये कैसे होती है? कंटिन्यू। और रेप्लिकेशन फोर्क की ही दिशा में बनेगी। और जो आपकी लैजिंग होती है वो हमेशा अपोजिट दिशा में। ये क्या है? 5 से 3 की दिशा में बनेगी। और ये भी हमेशा 5 से 3 की दिशा में बनेगी। ठीक है? ये हमेशा रेप्लिकेशन फोर्क की दिशा में बनेगी। और जो लैजिंग आपकी वो हमेशा अपोजिट दिशा में और टुकड़ों में बनेगी। यहाँ पे प्राइमर्स की एक बार जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे हमेशा जितने टुकड़े होंगे उतनी बार ही जरूरत पड़ेगी। तो कंटिन्यूस लीडिंग है और लैजिंग क्या है? डिसकंटिन्यू है। समझ में आ गया? तो डिसकंटिन्यू क्या है? आपकी लैजिंग स्ट्रैंड है। ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में दोस्तों।
अब लेजिंग स्ट्रैंड के छोटे छोटे फ्रैगमेंट को क्या बोला जाता है? ओकाज़की फ्रैगमेंट बोला जाता है। और इनको कौन जोड़ता है? डीएनए लिगैंड जोड़ता है। कौन जोड़ता है? डीएनए लिगैंड जोड़ता है। तो ओकाज़की फ्रैगमेंट को जोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है? डीएनए लिगैंड है। और डीएनए को खोलने वाला एंजाइम कौन सा है? तो वो याद रखना, हेलिकेस एंजाइम। हेलिकेस एंजाइम। लीडिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस दिशा हमेशा 5 से 3 की दिशा में होगी। लीडिंग स्ट्रैंड जो नया बन रहा है वो हमेशा 5 की दिशा में, और लेजिंग भी हमेशा 5 की दिशा में होता है। बट यहाँ देखो, अब लेजिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट की दिशा क्या होती है? जो ओरिजिनल टेम्पलेट होता है वो हमेशा 3 से 5 होता है। देखो ये है, जो बनेगा 5 से 3 होगा। किसकी बात है? लेजिंग के ऊपर क्या होता है? लीडिंग। और ये क्या होता है? 5 से 3, और ये 3। देखो ये 5 से 3 है, तो ये 5 से 3। तो अब देखो आप, जो ओरिजिनल एडिशन खुली है, जो ये ओरिजिनल है, बनेगी तो 5 से 3, बट जो आपकी टेम्पलेट स्ट्रैंड है जो अलग हुई है वो 3 से क्या है? 5 है। क्लियर है? अगर इसमें बात करें कि जो नई स्ट्रैंड बनेगी वो कौन सी बनती है? उल्टी दिशा में, फिर 5 से 3 बनेगी। इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में क्या है? फर्क है। ठीक है। अब आगे लीडिंग स्ट्रैंड की प्राइमर आवश्यकता। लीडिंग में सिर्फ एक बार जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कंटिन्यू बनती जाती है, उसको एक बार जरूरत पड़ेगी। और जो लेजिंग है उसमें क्या है? प्राइमर्स की क्या है? बार बार जरूरत पड़ेगी। जितने टुकड़े होंगे उन टुकड़ों को बनाने के लिए जो न्यूक्लियोटाइड जुड़ते रहेंगे, उसमें क्या उतनी ही बार क्या है? टुकड़ों में प्राइमर्स की जरूरत पड़ती रहेगी। डीएनए हेलिक्स का काम क्या है? डीएनए का खोलना, और उसको खोलने वाली जो प्रोसेस होती है उसको रेप्लिकेशन प्रोसेस बोलते हैं। अब डीएनए प्राइमर्स का कार्य क्या है? तो आरएनए प्राइमर का बनाना, और आरएनए प्राइमर से आगे आगे डीएनए कॉपी बनती है। डीएनए पॉलीमर्स का कार्य क्या है? न्यूक्लियोटाइड को जोड़ेगा। तो डीएनए जो पॉलीमर्स हैं वो क्या करेंगे? डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड हैं, जो फ्री न्यूक्लियोटाइड पड़े इधर उधर पड़े हुए रहते हैं, वो आपस में क्या है? जुड़ते हैं। उनको जोड़ने के लिए यूज होता है। लेजिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस को डिसकंटिन्यू क्यों किया जाता है? क्योंकि छोटे छोटे फ्रैगमेंट बनते हैं, बाद में उनको जोड़ने के लिए क्या है? जो एग्जैक्ट डीएनए कॉपी बनेगी वो डीएनए लिगैसी जो एंजाइम उनको जोड़ता है फ्रैगमेंट को, ओकाज़की फ्रैगमेंट को, फिर वो डीएनए कॉपी बन जाता है। क्लियर है? डीएनए रेप्लिकेशन है जहाँ से डीएनए अलग होने के बाद जहाँ से वो बिंदु पॉइंट वो शुरू होता है, जहाँ से डीएनए की कॉपी बननी शुरू होती है, डीएनए बनना शुरू होता है, उसको बोलते हैं ओआरआई। ओआरआई का मतलब क्या है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्लियर है? उसके बाद बात करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में डीएनए लिगैंड किस स्ट्रैंड पर ज़्यादा सक्रिय होता है? हमेशा जो डीएनए लिगैंड जो टुकड़ों को जोड़ता है वो सिर्फ लेजिंग में जोड़ता है। क्लियर है? लेजिंग और कैसी होती है? डिसकंटिन्यू होती है, और रेप्लिकेशन 4 की अपोजिट दिशा में 5 से 3 की दिशा में क्या है? ये स्ट्रैंड बनेगी। किस नाम से जाना जाता है? लिगैंड का मतलब है गोंद की तरह काम करना, और गोंद मतलब ज्वाइनिंग, जोड़ने का काम करता है। क्लियर है? डीएनए रेप्लिकेशन में कौन सा स्ट्रैंड रेप्लिकेशन 4 की दिशा में सिंथेसिस होता है? तो वो जो रेप्लिकेशन 4 के अगर इस दिशा में ओपन हो रहा है तो वो जो लेजिंग स्ट्रैंड बनेगी लीडिंग वाले में बनेगी उसी कंटिन्यू दिशा में, तो वो क्या है? लीडिंग स्ट्रैंड है। क्लियर है? उसके बाद बात करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में कौन सा स्ट्रैंड रेप्लिकेशन 4 की विपरीत दिशा में अपोजिट में सिंथेसिस होता है? तो अपोजिट में कौन सा होता है? लेजिंग स्ट्रैंड होता है। अब उसके बाद बात करते हैं डीएनए की संरचना का पता लगाने के लिए एक्सरे का प्रयोग किसने किया था? वो रोजलिंड फ्रैंकलिन ने किया था। ठीक है? किसने किया था? रोजलिंड फ्रैंकलिन ने। मतलब क्या था? एक्सरे का प्रयोग करके उन्होंने एक चित्र खींचा था। डीएनए में जो अनुवांशिक पदार्थ हैं उन पे क्या है? एक्सरे गुजारी। एक्सरे उनसे टकरा कर जो पदार्थ थे, मटेरियल थे, उनसे टकरा कर बिखर गई, उनका फिर क्या है कि फोटो कैप्चर कर ली, चित्र खींच लिया, और उसका फिर वाटसन क्रिक ने क्या अच्छे से व्याख्या किया, एक्सप्लेन किया। तो डिफ्रैक्शन और फोटोग्राफ की संरचना को समझकर किसने बनाया था? तो वो फिर समझकर उसकी व्याख्या वाटसन और क्रिक ने। क्लियर है? डीएनए में पाए जाने वाले एटीजी किसके प्रकार है? वो नाइट्रोजन बेस है। और साथ में क्या है? आरएनए की बात करें तो फिर क्या है? टी की जगह क्या आ जाता है? यू। मैंने अच्छे से आपको बताया हुआ है। डीएनए के नाइट्रोजन बेस 2 प्रकार के होती हैं, बिल्कुल होती हैं। चारगाफ ने क्या बताया था? प्यूरिन, और प्यूरिन में क्या होते हैं? जैसे ए टी और क्या है?
जी और सी। तो ए हमेशा और जी के होते हैं प्यूरिन होते हैं, और क्या होते हैं ATCU के होते हैं TCU के होते हैं थायमिन, साइटोसाइन, यूरासिल के होते हैं पायरिमिडिन्स होते हैं। क्लियर है। डीएनए में एडेनिन ग्वानिन किस समूह में आती हैं? तो एडेनिन ग्वानिन हमेशा प्यूरिन में आते हैं। क्लियर है। अब बात करते हैं सही मेल कौन सा। देखो इसमें मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था क्वेश्चन में, कई बार अगर बात करें प्यूरिन में तो हमेशा एज ही आएंगे। अगर पायरिमिडिन्स की बात करें तो तीनों आएंगे। बट अगर यहाँ पे पायरिमिडिन डीएनए पूछा जाए तो फिर यू नहीं होगा। अगर आरएनए पूछा जाए तो फिर क्या होगा? टी नहीं होगा। अगर आरएनए डीएनए नहीं होगा, सिर्फ क्या है पिरामिडिन्स पूछा जाए पायरिमिडिन, तो फिर हमेशा क्या है CTU तीनों होंगे। क्लियर है। अब देखो चारगाफ नियम के अनुसार डीएनए में कौन सा बेस आपस में बराबर पाए जाते हैं? ए हमेशा टी, जितनी मात्रा ए की होगी उतनी टी की होगी, और जितनी सी की होगी उतनी किसकी होगी? जी की होगी उतनी सी की होगी। तो ये क्या है? एक इनका अनुपाती नियम भी है। ये क्या है? अनुपात नियम, समान अनुपात। क्लियर है। चारगाफ नियम किससे संबंधित है? डीएनए में नाइट्रोजन बेसिस का अनुपात, और यही अनुपात है जितनी मात्रा मान के चलो ए की उतनी किसकी होगी? टी की होगी। अगर मान के चलो जितना पदार्थ ये ए लेगा उतना ही पदार्थ क्या लेगा? टी लेगा। इनका इक्वल मात्रा में जब ये पदार्थ हो गए तभी जाके आगे क्या है? कुछ ना कुछ प्रोटीन या अलग जो भी कार्य है वो करेंगे। इस प्रकार के एग्जाम में देखने को क्वेश्चन मिलते हैं दोस्तों। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो आप इस क्लास को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन वाले बटन को क्लिक करें ताकि हर प्रकार के क्लास के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कंसेप्ट नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद। थैंक यू।